हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ मेथडोलॉजी ऑफ एचजीपी। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी गोल्स ऑफ एचजीपी। मेथडोलॉजी ऑफ एचजीपी में दो अप्रोचेज थे। इस मेथड के अंदर दो अप्रोचेज इवॉल्व थे। फर्स्ट अप्रोचेज, पहला जो अप्रोचेज था उसमें क्या बताया गया था? पहले अप्रोचेज में ये चीज़ बताई गई थी कि उसके अंदर हमारे जीनोम के अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होते हैं, लेकिन हम फर्स्ट अप्रोचेज में ये कहा गया कि इसके अंदर सिर्फ हम एक्सप्रेस्ड जो कोड होते हैं, सिर्फ उन्हीं को, जो एक्सप्रेस्ड जो कोड होते हैं, सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई ओनली एक्सप्रेस कोड विच इज़ एक्सप्रेस्ड कोड इन एज आरएनए। आरएनए के अंदर जो एक्सप्रेस्ड कोड होंगे सिर्फ उन्हीं को हम आइडेंटिफाई करें। लेकिन इसी को क्या बोला गया? EST, यानी इसको हम EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स के नाम से जानते हैं। और सेकंड अप्रोचेज क्या था? सेकंड अप्रोचेज में ये था कि उसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को, उसके अंदर नॉन और कोडिंग दोनों के सीक्वेंस को क्या किया जाए? आइडेंटिफाई किया जाए। इसके लिए इसको किसका नाम दिया गया? सीक्वेंस एनोटेशन। उसको किसका नाम दिया गया? सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन का। इसके साथ साथ इस दो अप्रोचेज में फिर इन अप्रोचेज को कंप्लीट, यानी हमारे ह्यूमन जीनोम को एक अप्रोचेज करने के लिए इसमें क्या किया गया? एक एचजीपी के अंदर सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक सेल से एक डीएनए को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और उसको ट्रीटेड करेंगे विद, मतलब उसको कट करेंगे विद एंडो न्यूक्लियेजेज एंजाइम के साथ, एंडो न्यूक्लियेजेज एंजाइम के साथ उसको कट करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर क्या करेंगे? इसका क्लोन बनाएंगे, है ना। फिर इसके फ्रेगमेंट को, जो इसके फ्रेगमेंट हैं, उस फ्रेगमेंट को पहले एक फ्रेगमेंट्स को किसके अंदर डाल लेंगे? उस फ्रेगमेंट्स को होस्ट के अंदर, यानी हम एक वेक्टर का यूज़ करेंगे जिसके द्वारा हम क्या करेंगे? उसके अंदर क्लोन बनाएंगे जो, और लास्टली उस क्लोन को हम सीक्वेंस के अंदर अरेंज करेंगे। उस होस्ट के लिए हमें क्या, वो जो वेक्टर यूज़ किए गए, वो एक तो बैक्टीरिया यूज़ किया गया, एक बैक्टीरिया यूज़ और एक हीस्ट यूज़, यानी इसलिए हम इसको किसके नाम से जानते हैं? इस वेक्टर को YAC और BAC, हीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इसके बाद जो सीक्वेंस थे, जो फ्रेगमेंट के जो सीक्वेंस बने इसके अंदर, डीएनए के अंदर जो फ्रेगमेंट्स थे, उस सीक्वेंस को फ्रीडरिक सेंगर मेथड से क्या किया गया? अरेंज किया गया उसके अंदर कॉपीड डीएनए के लिए अंदर। इसके अंदर फ्रीडरिक, ये एक साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया था? सीक्वेंस अरेंज कैसे होते हैं। उसने अमीनो एसिड के अंदर, यानी सीक्वेंस प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, उसने इसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा इसको डिटरमाइन किया, मतलब इसके सीक्वेंस मेथड से इसको अरेंज किया गया। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ इसके एचजीपी साइलेंट फीचर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इसके साइलेंट फीचर्स ऑफ एचजीपी के साइलेंट फीचर कौन कौन से थे? साइलेंट फीचर के अंदर एचजीपी के जो साइलेंट फीचर थे उनके बारे में बात करते हैं। देखो, इसके अंदर जो साइलेंट फीचर था, फर्स्ट साइलेंटिंग फीचर, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3.14, मतलब 3.164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। इसके अंदर इतने न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट थे ऑन एवरेज। नेक्स्ट टोटल, इसके बाद इसके अंदर सेकंड क्या है? द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। हर एक जीन के अंदर लगभग 3000 बेसिस के आसपास थे। जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम था, दैट इज डायस्ट्रोफिन, विच प्रेजेंट 2.4 मिलियन बेसिस। सबसे बड़ा जो ह्यूमन जीनोम था उसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट थे। हमारा लगभग क्या होता है? सभी का टोटल नंबर ऑफ द जीन इज एस्टिमेटेड एट
लगभग टोटल जो नंबर दो जीन थे उसने एस्टिमेटेड लगाया गया 30,000 के आसपास। पहले ही एस्टिमेटेड 80,000 या 1,00,000 के आसपास था, लेकिन इसके अंदर टोटल जीन्स कितने मिले? ओनली एवरेज जीन 30,000। सॉरी, इसमें 3,000 लिखा हुआ है, इसमें क्या था ये 30,000। इसके बाद लार्जेस्ट, सॉरी इसमें नहीं, ये तो 3,000, लास्ट नीचे वाले में 30,000 बेसिस न्यूक्लियोटाइड इन द सम ऑफ ऑल पीपल। लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस क्या होते हैं? सभी के अंदर सेम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स। हमारे पूरे जीनोम के अंदर लगभग 2% ऑफ जीनोम का कोड जो होते हैं वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन्स के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी के बाद प्रोटीन सीक्वेंस के बाद इसमें हम रिपीटेटिव डीएनए की अगर बात करते हैं, रिपीटेटिव डीएनए का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस मतलब AA, TT और स्ट्रेचेबल फॉर डीएनए, यानी जो डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसके अंदर लगभग ये बहुत लॉन्ग टाइम बार रिपीटेड हो रहे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, लगभग 100 to 1000 टाइम के आसपास। अब अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो क्रोमोसोम 1 हैज़, क्रोमोसोम 1 के अंदर मोस्ट जीन प्रेजेंट थे, लगभग 2968, और वाई हैज़ द फ्यूएस्ट जीन, सबसे कम जीन प्रेजेंट थे 231 वाई में। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर है इसका, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम 1 के अंदर जो मोस्ट जीन है वो थे 2968 और वाई के अंदर फ्यूएस्ट जीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसी के बाद इसमें साइलेंट फीचर ना सॉरी इसके अंदर साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अबाउट 1.4 मिलियंस लोकेटेड वेयर द सिंगल बेस पेयर डीएनए सीक्वेंस डिफरेंसेस। मतलब जो बार जो साइंटिस्टों ने जो आइडेंटिफाई किया था उसके अंदर ये चीज़ बताई गई कि जो रिपीट हो रहे हैं जो डीएनए उसके अंदर 1.4 मिलियन लोकेशन जगह ऐसी हैं जिसके अंदर एक सिंगल बेस पेयर के डीएनए में सीक्वेंस में क्या है? चेंजेस है। दैट इज कॉल्ड SNP, उसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जो बार बार रिपीट हो रहे हैं जो डीएनए सीक्वेंस, उसके अंदर क्या बताया गया? इन सीक्वेंस के बारे में बताया गया। ये चीज़ तो थी इसके अंदर साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, साइलेंट फीचर। और इस प्रोजेक्ट को इसके अंदर हम एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। इसी के अंदर एक HGP के अंदर जो एक नई बात ये थी कि HGP को प्रोजेक्ट में लगभग 13 ईयर्स लगने थे, एस्टिमेटेड टाइम था 13 ईयर्स, लेकिन ये कंप्लीट हुआ 16 ईयर्स के अंदर, 16 ईयर्स में। और इसके अंदर 3 ईयर्स क्या लगे इसमें ज़्यादा? वो किसकी वजह से लगे? वो 3 ईयर्स किसकी वजह से ज़्यादा लगे? क्रोमोसोम 1 की वजह से, क्रोमोसोम 1 की वजह से। क्रोमोसोम 1 में ऐसा क्या था? क्रोमोसोम 1 में लगभग 2968 जीन्स प्रेजेंट थे। उसकी वजह से क्या किया? क्योंकि विच इज़ ए लास्ट सीक्वेंस, मतलब बहुत ज़्यादा सीक्वेंस थी इसके अंदर, इसकी वजह से हम इसको इसमें ज़्यादा टाइम लगा। इसके बाद लास्ट अगर हम इसी में बात करें एप्लीकेशन ऑफ HGP, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ HGP में डायग्नोसिस, अगर हमें इसके बारे में पता चलता है तो हम अच्छे से इसके अंदर क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के बारे में हम इसके बारे में डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम RNA इसके अंदर DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा उसके ऊपर बेसिस के बारे में, इंसुलिन, जैसे हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं इसमें इंसुलिन के बारे में बात करें तो इंसुलिन बहुत थोड़ी सी मात्रा में निकाला गया था, लेकिन बाद में इसके अंदर E. coli की वजह से इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया गया। और इसके साथ साथ कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल भी तैयार किए गए। अगर हमें HGP का पता चल जाने के बाद कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल भी क्या हुए? तैयार किए गए। जैसे हमने कल बात की थी राइस के बारे में और एरेबिडोसिस के बारे में, एक निमेटोड के बारे में बात की थी। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट के बारे में क्या किया गया? नॉन ह्यूमन मॉडल्स तैयार किए गए। तो ये था एक कंप्लीट टॉपिक आपका एप्लीकेशन ऑफ HGP। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, DNA फिंगरप्रिंटिंग्स के बारे में।